प्यार, पैसा और धोखा हिंदी फिल्मों के लुभावने विषय रहे, लेकिन हिंदी फिल्मों से जुड़े कई नामचीन कलाकारों की असल जिंदगी में कामयाब फिल्मों का यह नुस्खा जहर घोलता दिखा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करवाई और इसमें बेटे की खुदकुशी के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड को ही जिम्मेदार ठहरा। पूरी एफआईआर में सुशांत की खुदकुशी के लिए जिन हालात को जिम्मेदार ठहराया गया उसका लबुलुआब प्यार, पैसा और धोखा ही। लेकिन फिल्मों से जुड़े सुशांत पहले शख्स नहीं जिन्होंने खुदकुशी की। बेहद कम उम्र में जिया खान ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। दिव्या भारती की मौत फ्लैट से नीचे गिरने की वजह से हो गई थी। हालांकि दिव्या भारती की मौत आज भी रहस्य है। बीते साल कुशाल पंजाबी ने खुदकुशी कर ली, जिसे डिप्रेशन से जोड़ा गया। परवीन बाबी के साथ भी सिल्क स्मिता की मौत की वजह भी खुदकुशी को ही माना जाता है। और तो और गुरुदत्त जैसे नामचीन फिल्मकार ने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 45 दिन हो चुके। मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत की वजह को कुछ ही घंटे में खुदकुशी मान लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह दम घुटने से बताई गई, तो माना गया कि यह खुदकुशी की वजह से। सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें भी बेटे की मौत की वजह खुदकुशी ही बताया। लेकिन पिता की नजर में इस खुदकुशी की वजह बेटे की दोस्त रिया चक्रवर्ती। एक कहावत है कि कम उम्र का प्यार, कच्ची उम्र में स्टारडम और हद से ज्यादा कामयाबी या नाकामी इंसान को बेहद कमजोर बना देती। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो 34 साल के थे। टेलीविजन के रास्ते संघर्ष का लंबा फासला तय कर वो कामयाब हुए और बड़ी नाकामी, हद से ज्यादा नाकामी तो उनके आसपास कभी फटकी नहीं। तो फिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की? क्या रिया वजह है? रिया 28 साल की और स्टारडम के साथ ही कामयाबी के लिए अभी उन्हें लंबा सफर तय करना। सुशांत के पिता ने एफआईआर में जो गंभीर आरोप लगाए वो खुदकुशी के चक्रव्यूह की ओर संकेत देते हैं। एफआईआर के मुताबिक जो आरोप हैं उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को 2019 में अपने जाल में फंसाया और महज 11 महीने में उन्हें अपने ही परिवार से दूर कर दिया। ये आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप। पाकिस्तान में एक मशहूर शायर थे अनीस मुइन, उन्होंने 1986 में खुदकुशी कर ली थी। उनकी एक गजल है, वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है, अपना भी है पराया भी। यह इंतजार शहर का था या तुम्हारा था, दिया जलाया भी मैंने, दिया बुझाया भी। मैं चाहता हूं ठहर जाए चश्मे दरिया में, लरजता अक्स तुम्हारा भी, मेरा साया भी। बहुत महीन था पर्दा लरजती आंखों का, मुझे दिखाया भी तूने, मुझे छुपाया भी। बयाज भर भी गई और फिर साधा है, तुम्हारे नाम को लिखा भी, मिटाया भी। चमकीली दुनिया में ख्वाब सजाने वाले आखिर क्यों हालात के आगे मजबूर हो जाते हैं? सुशांत की खुदकुशी के बाद ग्लैमर की दुनिया के खोखलेपन पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि क्या सुशांत के पिता का आरोप सही है कि रिया के चक्रव्यूह ने उनके बेटे का दम घोटा? सुशांत आत्महत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप। आपसे नेम्ड अक्यूज्ड रिया और उसके अकम्प्लिसेस हैं, चाहे उसके पिता हो शामिल, उसके भाई हो, कौन कौन लोग वो अभी हम नहीं कह सकते खुदाशा। मुंबई के जुहू इलाके के इसी जगह पर प्राइम रोज जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का घर है और यहीं पर रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। प्यार, पैसा और धोखे का शिकार दिल बेचारा। 14 जून 2020
यही वो तारीख थी जब टीवी की दुनिया से हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के दम पर पहचान बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बिहार से मुंबई तक का सफर तय करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगा ली। सुशांत ने अपनी जान क्यों दी? सुशांत ने वाकई आत्महत्या की थी या फिर उन्हें मजबूर किया गया था? सुशांत की मौत का असल गुनहगार कौन है? इन तमाम सवालों के साथ मुंबई पुलिस की जांच शुरू हुई। सुशांत से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ शुरू हुई। जांच का दायरा बढ़ता चला गया और इसके लपेटे में फिल्मी दुनिया के मशहूर लोग भी आए। संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट और शेखर कपूर तक से पूछताछ हुई। लेकिन तभी सुशांत आत्महत्या केस में एक नया मोड़ आया। उनके पिता के सिंह ने करीब 1.5 महीने बाद बिहार की राजधानी पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सुशांत की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को। जी हां, वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के साथ उनके घर पर रहा करती थी। वही रिया चक्रवर्ती जिन्होंने सुशांत की आत्महत्या करने से ठीक 6 दिन पहले उनका घर छोड़ दिया था। पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मसलन, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले। रिया ने सुशांत को उनकी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की धमकी दी थी। फिल्मी करियर के लिए रिया ने सुशांत को मोहरा बनाया था। रिया ने सुशांत को घर वालों से दूर किया, उनका फोन नंबर तक बदलवा दिया। रिया चक्रवर्ती सुशांत की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने सुशांत की मौत के कुछ दिनों पहले ही घर का स्टाफ बदल दिया था। रिया ने सुशांत को दिमागी तौर पर परेशान किया और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। करोड़ रुपया उनके अकाउंट से 1 साल में करीब निकला है। अब वो कहाँ निकला है, अब ये भी मीडिया में आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी। हमारे को भी ये इन्फॉर्मेशन है, हमारे को भी स्टाफ ने बताया कि क्रेडिट कार्ड वही यूज़ करती थी और पिन नंबर भी उनके पास होता था। तो सारे जो कंट्रोल उनके पास था, उनका मेडिकल रिकॉर्ड वही देखती थी। डॉक्टर के पास कहाँ ले जाएंगे वो भी वही डिसाइड करती थी। परिवार को कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और कई सवाल भी खड़े करते हैं। मसलन ये कि क्या सुशांत प्यार, पैसे और धोखे का शिकार हो गए? क्या सुशांत ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की जालसाजियों की वजह से मौत को गले लगा लिया? क्या रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत को जानबूझकर सुसाइड के लिए उकसाया? इन तमाम सवालों से पर्दा आज नहीं तो कल जरूर हटेगा। लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने रिया चक्रवर्ती पर जो आरोप लगाए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। यही नहीं, सुशांत की कंपनी से जुड़े कुछ राज जो अब बाहर आ रहे हैं, उनसे भी शक की सुई रिया और उनके परिवार की तरफ घूमती नजर आती है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने 4 कंपनियां बनाई थी। इनमें रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्य भी डायरेक्टर थे। जबकि सुशांत की इन 4 कंपनियों में से एक कंपनी विविड रेज रियलिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में सुशांत, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती डायरेक्टर हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि इस कंपनी में पूरा पैसा सुशांत सिंह राजपूत ने ही लगाया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी के नवी मुंबई के पते पर इंद्रजीत चक्रवर्ती का नाम दर्ज है। ये इंद्रजीत चक्रवर्ती कोई और नहीं बल्कि रिया के पिता हैं। ऐसे में पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर असली डायरेक्टर के नाम पर दर्ज हुई इस कंपनी का पता रिया के पिता इंद्रजीत के नाम पर कैसे, जबकि इस कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन देन की जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। कुछ पता चला अभी वहाँ रिया चक्रवर्ती के बारे में कि उसने अकाउंट के साथ छेड़छाड़ किया है, कुछ फ्रॉड करने का काम किया है, सुशांत को कहीं न कहीं बरगलाने का काम किया है बहुत दिनों से। तो इन सब चीज़ों का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर कराया गया है पटना में। एक्चुअली चाचा पटना रहते हैं, इसलिए पटना में एफआईआर कराया गया। उनका तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, तो मुंबई में कराते, लेकिन वहाँ रहना जाना संभव नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। रिया चक्रवर्ती क्या सुशांत की मौत का कारण बनी? ये सवाल अब सुशांत के तमाम फैंस को परेशान किए हुए है।
लेकिन पटना में सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें सुशांत की मौत का जिम्मेदार रिया को ही ठहराया गया है। सुशांत के पिता ने रिया पर आरोप लगाते हुए कुछ गंभीर सवाल भी उठाए हैं। पहला सवाल, रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से ठीक थे। ऐसा क्यों हुआ कि उनके संपर्क में आने के बाद सुशांत मानसिक रूप से परेशान हो गए? सवाल नंबर 2, रिया ने सुशांत पर मोबाइल नंबर बदलने का दबाव डाला। क्या वो सुशांत को परिवार वालों से दूर करना चाहती थी? सवाल नंबर 3, सुशांत की आत्महत्या के ठीक पहले रिया ने उनके बॉडीगार्ड समेत करीबी स्टाफ को क्यों बदलवा दिया? सवाल नंबर 4, सुशांत और रिया के बीच ऐसा क्या हुआ कि रिया ने अचानक घर छोड़कर चले जाने का फैसला किया? सूत्रों की माने तो बिहार पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने बताया है कि फिल्म मणिकर्णिका के प्रमोशन के दौरान सुशांत सिंह ने मुझे विश करने के लिए मैसेज किया था। तब हमारे बीच चैट के जरिए काफी बात हुई थी। इसी दौरान सुशांत ने मुझे बताया था कि वो इस रिलेशनशिप में काफी परेशान हो चुके हैं। वो इसे खत्म करना चाहते हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती उन्हें काफी परेशान कर रही हैं। परिवार को अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी। पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गए। वो उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उससे कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गए, फोन ब्लॉक कर दिया। सुशांत सिंह की आत्महत्या के पीछे असल वजह क्या है, इसका पता लगाने के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और जांच का दायरा भी बढ़ गया है। ऐसे में बहुत जल्द सुर्खियां बटोरती इस सुसाइड केस के राज से पर्दा उठने की उम्मीद है कि बहुत जल्द सुशांत के परिवार को इंसाफ मिलेगा और उनकी मौत के पीछे छिपा सच दुनिया के सामने आएगा। सुशांत की मौत की जांच अब मुंबई पुलिस के साथ ही बिहार पुलिस भी करेगी। इस बीच सुशांत के घर वालों से लेकर उनके चाहने वाले तक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में 14 जून से लेकर अब तक कई ऐसे मोड़ आए जिनसे यह केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। ग्लैमर की दुनिया से जुड़े खुदकुशी के ज्यादातर मामले उलझे ही रह जाते हैं। इसी साल टीवी कलाकार सेजल शर्मा ने खुदकुशी की थी। 4 साल पहले 2016 में टीवी सीरियल बालिका वधू की प्रत्युषा बनर्जी, उन्होंने वो पंखे से लटकी मिली थी। टीवी से ही जुड़े राहुल दीक्षित ने 2019 में जान दे दी। 2006 में कुलजीत रंधावा अपने घर के पंखे से लटकी मिली। खुदकुशी के ऐसे मामले हिंदी मनोरंजन उद्योग के बाहर भी मिलते हैं। बंगाल में टीवी एक्ट्रेस दिशा गांगुली ने 22 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। तेलुगु टीवी की लोकप्रिय कलाकार नागा झांसी ने भी खुदकुशी की थी। तमिल फिल्मों का जाना पहचाना चेहरा रहे साई प्रशांत ने तो शराब में जहर मिलाकर पी लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ साल पहले दुनिया भर में होने वाली आत्महत्याओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग खुदकुशी करते, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति खुदकुशी करता है, जिनमें 21% भारत में होते। विशेषज्ञों का कहना है कि आत्महत्या करने वाले 90% लोग किसी न किसी मानसिक विकार से पीड़ित होते। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी सिंह कहते हैं कि मौजूदा दौर में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, रेस है, जिसमें भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। युवा तबके में जुझारू प्रवृत्ति कम हो रही। यही वजह है कि वो मामूली दबाव भी नहीं झेल पाते और खुदकुशी कर लेते। लेकिन सुशांत के पिता अपने बेटे को कमजोर नहीं मानते। उन्होंने एफआईआर में जो आरोप लगाए, उनके मुताबिक रिया चक्रवर्ती सुशांत को ब्लैकमेल करती थी। हालांकि खुद रिया भी इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर चुकी।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत केस की सीबीआई जांच चाहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी तरफ से एक वकील ईशकरण भंडारी को नियुक्त कर दिया। ईशकरण भंडारी ने केस से जुड़े दस्तावेज जुटाए और इसी आधार पर स्वामी ने पीएम मोदी तक को चिट्ठी लिख डाली। अब इस मामले की सीबीआई जांच की मांग शेखर सुमन, कंगना रनौत, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर चिराग पासवान तक कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या दो राज्यों की पुलिस की जांच से बेहतर सीबीआई की जांच नहीं होगी? सीबीआई के द्वारा इसकी जांच हो, उनको पूरी तरह से सजा दिलाने का काम होना चाहिए। कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच हो। कोई सुशांत को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद कर रहा है। उनको पूरी तरह से सजा दिलाने का काम होना चाहिए। कोई मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहा है तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस मामले पर बैठक कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर उनके पिता की ओर से एफआईआर दर्ज कराने के बाद हलचल बढ़ गई है। बिहार पुलिस की एक टीम मामले की तफ्तीश करने के लिए मुंबई पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद तफ्तीश तेज हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पटना से आए 4 पुलिसकर्मी मुंबई में हैं, जिनमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में इस वक्त बिहार पुलिस की टीम मौजूद है और सबसे अहम बात कि अधिकारियों की ये टीम जो डीसीपी हैं उनके पास पहुंची हुई है। सबसे अहम बात ये कि 4 लोगों की ये टीम है जिसके अधिकारी इस वक्त जो है मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचे हुए हैं। बिहार से तो हम लोग महिला पुलिस का भी मदद लेंगे और बिहार से भी महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। क्या इस मामले में रिया की गिरफ्तारी हो सकती है? अभी मुश्किल है सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चलने दीजिए, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। रिया से तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे, उनसे हर वो राज जानने की कोशिश होगी जो शायद उन्होंने अब तक जाहिर नहीं किए। तो शायद यही वजह है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। रिया ने बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। रिया ने अपनी ट्रांसफर पिटीशन में कहा है कि बिहार की जांच को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, जहां इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है। एक मामले की जांच 2 जगहों की पुलिस नहीं कर सकती। जब पहले से ही जांच मुंबई में चल रही है और इसकी पूरी जानकारी लोगों को है, तो ऐसे में बिहार में इसी मामले में एक ही घटना पर मुकदमा दर्ज कराना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मामले में कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को सबसे पहले जांच शुरू करने वाले राज्य की पुलिस को ट्रांसफर किया है। मुंबई के जुहू इलाके के इसी जगह पर प्राइम रोज जो अपार्टमेंट है, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का घर है और यहीं पर रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं और माना जा रहा है कि जो बिहार पुलिस है वो मुंबई पुलिस की मदद से यहाँ पर पहुँचेगी और असिस्ट करने के बाद रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट दर्ज करेगी, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है पटना में वो बाकायदा नेम्ड एफआईआर, यानी कि सारे आरोपियों के उसमें नाम है। बिहार पुलिस की टीम फिलहाल सुशांत और रिया के बैंक अकाउंट समेत उनके घर वालों से पूछताछ करेगी। केस से जुड़ी सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी। सुशांत की बहन के साथ बिहार पुलिस बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में भी जाएगी, जहां सुशांत ने आत्महत्या की थी। इस दौरान उनकी बहन मीतू और उनके दोस्त महेश भी मौजूद रहेंगे। महेश वही शख्स हैं जिनके साथ सुशांत ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम शुरू करने वाले थे। कुल मिलाकर तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच होगी और सुशांत आत्महत्या मामले में कोई चौंकाने वाला राज सामने आने की पूरी उम्मीद है। बादलों से ऊपर आकाश को चूमते गगन भेदी आवाज के साथ 5 रफाल विमानों ने अंबाला की जमीन को चूम लिया। सभी विमान विक्ट्री के पहले अक्षर वी की तस्वीर बनाते हुए, वी की आकृति बनाते हुए अपने घर में उतरे। नजारा ऐसा था मानो तूफान आ गया। रफाल यानी तूफान, फ्रेंच शब्द है रफाल, हिंदी में यही मतलब होता तूफान। और जब रफाल नाम का यह तूफान भारतीय वायुसेना में प्रवेश करने के बाद अंबाला की तरफ बढ़ा,
तो हिंदुस्तान में इस तूफान के स्वागत में वक्त से पहले ही रक्षाबंधन और दिवाली की रौनक एक साथ नजर आने लगी। वायुसेना को मिले इस तोहफे से पाकिस्तान और चीन की नींद हराम है, लेकिन भारत के लोगों को बीते साल 8 अक्टूबर का वो दिन याद आ गया जब देश दशहरा मना रहा था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस में रफाल का पहला विमान हासिल कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने परंपरा के मुताबिक रफाल को तिलक लगाया था, उस पर ओम लिखकर शस्त्र पूजा की परंपरा निभाई थी। अब अंबाला में जैगुआर विमानों को बड़ा भाई रफाल मिल गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आते ही सभी 5 रफाल वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। सवाल यही है कि आखिर ये लड़ाकू विमान दुश्मनों पर वार पलटवार के लिए कब तक तैयार होंगे। तो बताया गया कि चूंकि अंबाला में जैगुआर की स्क्वाड्रन है, इसलिए रफाल को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कई संसाधन वहां पहले से मौजूद है। रफाल विमान के लिए कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह योजना बनाएंगे। उड़ान की तैयारियों में पायलट्स को लगाया जाएगा और सैन्य कमांड के बीच बात होगी कि इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। क्योंकि अब तक रफाल विमान से मिसाइल को फायर करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मिसाइल को लोड और फायर करने का ट्रायल कर यह देखा जाएगा कि सब कुछ तय रणनीति के मुताबिक हो रहा है या नहीं। इसके बाद ही रफाल पूरी तरह से वायुसेना के बेड़े में शामिल हो पाएगा। रफाल की ताकत हासिल करने वाला भारत दुनिया का केवल चौथा देश। फ्रांस के अलावा मिस्र और कतर के पास ही यह विमान। रफाल की ताकत मिलने पर वायुसेना के साथ ही तमाम हिंदुस्तानियों को वो लम्हे याद आ गए जब वायुसेना ने पुलवामा हमले का बदला पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बम बरसाकर किया था। उस वक्त भारतीय वायुसेना ने विपिन इलाहाबादी की एक कविता के जरिए पाकिस्तान को एक संदेश इस तरह दिया था, आज किसी ने सरहदें पार की क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। अब नींद कैसे आएगी उनको, थोड़ा सा झकझोर आए हैं उनको। रात जैसे जैसे रवानी पर पहुंचेगी आतिशबाजी का रहेगा अंदेशा उनको। आज किसी ने सरहदें पार की क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। क्योंकि है अपनी मंशा जरा हटके, हो जाए मुकाबला इस बार चाहे डट के। आज किसी ने सरहदें पार की क्योंकि किसी ने सारी हदें पार की। अब भारत के पास रफाल है, अब भारत की मंशा जरा हटके है और डटकर मुकाबला करने का यही जोश रफाल के स्वागत में दिख रहा है। पहले आसमान में हुआ वायु योद्धा का स्वागत। फिर जमीन पर गरजता हुआ उतरा बाहुबली। और शुरू हो गया वायुवीर का ग्रैंड वेलकम। ये खुशी और ये जश्न हिंदुस्तान के सबसे बड़े योद्धा के स्वागत के लिए है। आकाश के सबसे बड़े वायुवीर के हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने की खुशी में कहीं यज्ञ हुआ तो कहीं हवन। राफेल जो हिंदुस्तान की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आ रहा है, उसकी कुशल लैंडिंग के लिए आज हमने पालिका विहार में हवन किया है। कहीं तिरंगा लहराया गया तो कहीं देशभक्ति के गीत गाए गए। आज अंबाला के सभी हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक साथी भी हैं, हमारे अंबाला के आम जनमानस लोग हैं, जुड़े हुए हैं, संगठन के लोग हैं, सबको इतनी अभूतपूर्व खुशी है। राफाल के रणभूमि में पहुंचने का जोश कुछ ऐसा था कि आसमान में भी तिरंगा नजर आया।
आज अम्बाला टेंट में दिवाली बनती और हर एक अम्बाला का और प्रदेश का और देश का हर एक इंसान आज बहुत ही ज़्यादा अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक लंबे इंतजार के बाद रणभूमि के सबसे बड़े योद्धा के भारत पहुंचने की खुशी कुछ ऐसी थी कि बाजार और विज्ञापन की दुनिया में भी राफाल ही छाया रहा। मशहूर डेयरी कंपनी अमूल ने तो अपने विज्ञापन में ही राफाल का इस्तेमाल किया। उनतीस जुलाई 2020 दोपहर 3 बजे। ये तारीख और ये वक्त आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये पल अब हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो चुका है, जिसे ना तो कभी मिटाया जा सकेगा और ना ही बदला जा सकेगा। क्योंकि 29 जुलाई की दोपहर ठीक 3 बजे आसमान के सबसे बड़े जंगबाज यानी राफाल ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा। 27 जुलाई को फ्रांस से चले 5 राफाल विमान अबू धाबी से होते हुए हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। ठीक 3 बजे पहले राफाल ने अंबाला की धरती पर कदम रखा और थोड़ी ही देर में दूसरा राफाल जमीन पर उतर गया। उसके पीछे तीसरे विमान ने लैंडिंग की। फिर चौथा और आखिर में 5वां राफाल भी गरजता हुआ जमीन पर उतर आया। और अब जो है अंबाला के आसमान पर ये उड़ते हुए नजर आए हैं, तो ये एक कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण क्षण है, काफी महत्वपूर्ण लम्हा है भारतीय वायुसेना के लिए, भारत के लिए, और खास तौर पे कि उन दुश्मन देशों के लिए जो लगातार जो है भारत के खिलाफ जो है साजिशें रचते रहते हैं। अंबाला में राफाल की लैंडिंग के बाद उसे परंपरागत तौर पर वाटर सैल्यूट दिया गया। सभी राफाल पर पानी की बौछार की गई और उन्हें नहलाया गया। राफाल के भारत की धरती पर कदम रखते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया। राफाल विमान अंबाला में सुरक्षित उतर चुके हैं। भारत में राफाल लड़ाकू विमानों का टचडाउन हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। राफाल का जैसा स्वागत जमीन पर किया गया, वैसा ही स्वागत उसका आसमान में भी किया गया। राफाल के भारत की वायुसीमा में दाखिल होते ही 2 सुखोई विमान ने उन्हें एस्कॉर्ट करना शुरू किया। ये तस्वीर राफाल के भारत की वायुसीमा में दाखिल होने के फौरन बाद की है। इनमें सामने की ओर नजर आ रहे 5 विमान राफाल हैं और पीछे की ओर दिख रहे 2 लड़ाकू विमान सुखोई हैं। राफाल के भारत में दाखिल होने के बाद से अंबाला में उनकी लैंडिंग होने तक सुखोई विमान ने इसी तरह राफाल का स्वागत किया। टू फ्रंट वॉर के खतरे के मद्देनजर राफाल एक गेम चेंजर के तौर पर है, और जो कि आज भारतीय वायुसेना को मिल चुका है। आधिकारिक तौर पर इसका जो है इंडक्शन अभी लेट होना है, लेकिन अगर इसके काबिलियत की बात करें तो इस वक्त चीन और पाकिस्तान में इसके टक्कर का फाइटर एयरक्राफ्ट फिलहाल नहीं है। राफाल को फ्रांस से भारत लाने के लिए भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर पायलट राफाल को फ्रांस से भारत लाने के लिए पहुंचे। राफाल की लैंडिंग होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृत भाषा में ट्वीट कर आसमान के योद्धा का स्वागत किया। राष्ट्र की रक्षा के समान पुण्य, राष्ट्र की रक्षा के समान व्रत, राष्ट्र की रक्षा के समान यज्ञ न कोई है न कोई हो सकता है। आकाश को छूने वालों, आपका स्वागत है। राफाल के भारत की सीमा में दाखिल होने पर उसका स्वागत भारतीय नौसेना ने भी किया। नौसेना ने राफाल के पायलट से संपर्क साधा और उन्हें राफाल के हिंदुस्तान लाने पर बधाई दी। राफाल के पायलट से संपर्क समंदर में मौजूद भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने की। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting, over and out. राफाल को फ्रांस से भारत तक भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट लेकर आए। राफाल पर 7000 किलोमीटर की पहली उड़ान भरने वाले इन सभी पायलट के घर में भी जश्न मनाया जा रहा है। आस पड़ोस के लोग इन पायलट के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। राफाल के एक पायलट रोहित कटारिया के दादा तो अपने पोते की खुशी पर अपने आंसू तक छिपा नहीं सके। खुशी है बहुत ज्यादा। मैं काफी दिन से यही सोच रहा था कि भाई इसका करतब किसी दिन देखें, तो वो आज देखने को मिल गया।
राफाल के भारत पहुंचने पर जहां 130 करोड़ देशवासी जश्न मना रहे हैं, तो वहीं भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। इस्लामाबाद के होश उड़े हुए हैं और बीजिंग बेचैन हो उठा है, क्योंकि आसमान के सबसे बड़े योद्धा के भारत आने के बाद ये दुश्मन देश अब भारत को आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। रफाल यानी तूफान भारत आ चुका है। इससे भारत और फ्रांस के रिश्ते मजबूत हुए। लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ से भारत का रिश्ता नया नहीं है। करीब 67 साल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त 1953 में भारत को दसॉ ने बम वर्षक विमान दिया था। इत्तेफाक देखिए, बम बरसाने वाले उस विमान का नाम तूफानी था। दसॉ से लड़ाकू विमान का सौदा करने वाला भारत पहला विदेशी ग्राहक था। तूफानी का इस्तेमाल 1961 में दीव को पुर्तगाल से आजाद कराने के लिए काम आया था। अब बारी रफाल की है और इस पर दुश्मनों की बुरी नजर से देश को बचाने की। क्या रफाल देश की सुरक्षा की जरूरतों की कसौटी पर खरा है? कुछ वक्त पहले चीन ने भारत को ललकारने की कोशिश की। चीन के पास रूस के सुखोई 30 की तकनीक से मिलता जुलता विमान J-20 है, लेकिन रफाल की तकनीक से वो अनजान है। इसलिए भारत ने पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों की तुलना में फ्रांस के रफाल पर भरोसा जताया। रफाल के मुकाबले का चीन के पास कोई विमान नहीं। रफाल ने लिबिया, इराक और सीरिया के संघर्षों में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि चीन के विमानों का किसी भी मुकाबले में अब तक परीक्षण नहीं हो पाया। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो बालाकोट हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को MiG-21 बाइसन से ही मार गिराया था। ऐसे में MiG-21 से तो बेहतर रफाल के सामने F-16 का टिकना मुश्किल है। F-16 चौथी पीढ़ी का सिंगल इंजन विमान है, जबकि उससे बेहतर तकनीक वाला रफाल F-16 से ज्यादा हथियारों के साथ ही परमाणु हथियार तक ले जाने के काबिल है। दुश्मन की सीमा में गए बगैर रडार को चकमा देने में होशियार और आवाज से 4 गुना रफ्तार से लक्ष्य को भेदने में माहिर रफाल का जवाब न तो पाकिस्तान के पास है न चीन के पास। 1919 में स्थापित अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तानी सीमा से करीब 220 किलोमीटर दूर। यहां पर अभी 2 स्क्वाड्रन तैनात है। पहली जैगुआर कॉम्बैट और दूसरी MiG-21 बाइसन। हालांकि MiG-21 कुछ ही साल में बेड़े से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में रफाल की अहमियत समझी जा सकती है। रफाल की तैनाती दुश्मन के लिए घातक साबित होगी, ये तय है। भारत की जमीन पर रफाल ने रखा कदम। हरियाणा के अंबाला में रफाल के लैंड करते ही हिंदुस्तान का 22 साल का एक लंबा इंतजार खत्म हो गया। ये इंतजार था ऐसे लड़ाकू विमान का जिसका जवाब देश के किसी भी दुश्मन के पास न हो। रफाल से पहले हिंदुस्तान में सुखोई लड़ाकू विमान आया था, लेकिन ये 22 साल पुरानी बात हो चुकी है। रफाल को भारत लाने का फैसला तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन इसके भारत आने में काफी समय लग गया। 1997-98 में भारत में सुखोई विमान आया था। सुखोई को भारत ने रूस से खरीदा था। इसके बाद 2001 में भारत सरकार ने नए फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया, लेकिन राफाल के नाम पर मुहर लगने में पूरे 11 साल लग गए और 2012 में राफाल को खरीदने का फैसला हुआ। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस दौरे में राफाल की खरीद को लेकर मुहर लगाई। फिर 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस गए और उन्होंने राफाल की शस्त्र पूजा की और उसके 9 महीने बाद यानी जुलाई 2020 में राफाल भारत पहुंचा। इस तरह नए विमान की खरीद का फैसला होने में पूरे 19 साल लग गए। राफाल के भारत आने में भले ही करीब 2 दशक लग गए हों, लेकिन अब ये भारत पहुंच चुका है और वायुसेना में इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि राफाल में हर वो खूबी मौजूद है जो भारत की वायुसेना की मौजूदा जरूरत थी।
इस तरह भारतीय वायुसेना अजेय और अभेद्य हो गई। ये एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इससे जो एयर पावर है इसमें मेगा एडवांटेज आएगा। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये कॉम्बैट रेडी हैं, बैटल में टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं, इनको अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया में टेस्ट किया जा चुका है। राफाल के पहले बेड़े को हरियाणा के अंबाला में तैनात किया गया है और यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया है। इसकी वजह भारत के पड़ोस में बैठे हमारे दो दुश्मन चीन और पाकिस्तान है। अंबाला से राफाल इन दोनों दुश्मनों को पलक झपकते ही सबक सिखा सकता है। अंबाला एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। भारत की सीमा के करीब पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस से अंबाला की दूरी करीब 450 किलोमीटर है और राफाल को इतनी दूरी तय करने में करीब 11 मिनट लगेंगे। जबकि एलओसी के पास पाकिस्तान का दूसरा एयरबेस स्कार्दू है। इसकी दूरी अंबाला से 550 किलोमीटर है। यहाँ तक पहुँचने में राफाल को 14 मिनट लगेंगे। राफाल की इस रफ्तार ने भी पाकिस्तान के होश उड़ा रखे हैं और पाकिस्तान की तरह ही बीजिंग में भी राफाल को लेकर बेचैनी है, क्योंकि अंबाला में मौजूद राफाल एलएसी पर चीन के कई एयरबेस पर एक साथ निशाना साध सकता है। भारत के उत्तर में एलएसी के आसपास चीन के 3 बड़े एयरबेस हैं, नागरी, काशगर और होटान। अंबाला के करीब चीन का एयरबेस नागरी है। इसकी दूरी 363 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेंगे। अगर राफाल लेह में तैनात हुआ तो लेह से काशगर 615 किलोमीटर और राफाल को लेह से काशगर पहुँचने में 17 मिनट लगेंगे, जबकि लेह से होटान की दूरी 384 किलोमीटर है और राफाल को लेह से होटाल पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, डीप पेनिट्रेशन वाला है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला है और इतनी अच्छी उसकी 3100 किलोमीटर तक रेंज है, जिससे हम पाकिस्तान और चाइना दोनों के अंदर बखूबी पेनिट्रेट कर सकते हैं। फ्रांस से 5 राफाल हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और भारत ने 36 राफाल विमान फ्रांस से खरीदे, जो अगले 2 साल में भारत पहुंच जाएंगे। इससे भी चीन और पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास मौजूदा वक्त में राफाल का कोई जवाब नहीं और आने वाले वक्त में भी राफाल का मुकाबला करने वाला कोई लड़ाकू विमान आ जाए, इसकी संभावना बहुत कम है।